आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाई मुकेश सर, एक ऐसा मंच जहां तथ्य, तर्क और तैयारी तीनों को समान रूप से महत्व दिया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रश्नों से सपनों तक की धमाकेदार यात्रा। अंत तक जुड़े रहिएगा। 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य और अभ्यास किससे संबंधित हैं? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित लक्ष्य और अभ्यास किससे संबंधित हैं? एंटी मिसाइल सिस्टम से। बी, ड्रोन और टारगेट अभ्यास। सी, हेलीकॉप्टर। डी, युद्धक टैंक। आपको बताना है इसका क्वेश्चन का सही आंसर, और इसका सही ऑप्शन है बी, ड्रोन और टारगेट। लक्ष्य क्या है? ये एक रिमोटली पिलोटेड टारगेट एयरक्राफ्ट है और इसका उपयोग सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल, जमीन से हवा में या हवा से हवा के दौरान किया जाता है मारने के लिए। मिसाइल दुश्मन के विमान या मिसाइलों को गिराने के लिए। अभ्यास क्या है? यह एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यह कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम है जो रडार के परीक्षण और प्रशिक्षण में उपयोग होता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए हैं ये। दूसरा प्रश्न है, जीडीपी और जीवीए में अंतर है। आपको बताना है। दूसरा प्रश्न, जीडीपी और जीवीए में अंतर है। ए, कोई नहीं। बी, जीडीपी बराबर जीवीए माइनस टैक्स। सी, जीडीपी बराबर जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ऑप्शन डी, जीडीपी बराबर जीवीए प्लस ब्याज। आपको बताना है। 10 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बड़े आसान से भी लग रहे होंगे लग तो नहीं रहे होंगे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हाँ, जीडीपी बराबर जीवीए प्लस टैक्स सब्सिडी क्या होता है, जान जान लेते हैं, आगे बात करते हैं। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, या किसी अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र द्वारा उत्पन्न मूल आर्थिक मूल्य को दर्शाता है। इसका मतलब उत्पादन का कुल मूल्य, उपयोग की गई वस्तुओं और सेवाओं की लागत। ठीक है भाई। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू घरेलू उत्पाद, या किसी देश की समग्र आर्थिक गतिविधियों का मूल्य है। इसमें सरकार द्वारा लगाए गए उत्पाद कर जोड़े जाते हैं और दी गई सब्सिडियां घटाई जाती हैं। जीडीपी बराबर होता है जीवीए प्लस उत्पाद कर माइनस सब्सिडी। याद रखने की ट्रिक भी है इसमें। जीडीपी में टैक्स जोड़ो, सब्सिडी घटाओ, तभी मिलेगा देश की असली कमाई का माँ। अगला प्रश्न है, ओएनडीसी किस क्षेत्र में काम करता है? ए, ग्रामीण बैंकिंग। बी, डिजिटल वाणिज्य। सी, शिक्षा। डी, परिवहन। ओएनडीसी ओपन नेटवर्क डेवलपमेंट को कॉमर्स, हाँ, ओपन नेटवर्क डेवलपमेंट कॉमर्स किस क्षेत्र में काम करता है? ग्रामीण बैंकिंग, डिजिटल वाणिज्य, शिक्षा, परिवहन। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, डिजिटल वाणिज्य। क्या होता है, जैसे ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं अपनी देसी भाषा में समझा दूं। अमेजोन फ्लिपकार्ट नहीं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप कोई चीज़ ऑर्डर कर सकते हो। तो इससे भी आप खाने पीने का सामान, ग्रोसरी का सामान ऑर्डर कर सकते हो आप ऑनलाइन ही। वही वैसा ही मन चाहिए। ये देखो है, यूपीआई की तरह काम करता है। हाँ, ग्रोसरी, फूड डिलीवरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल और मोबिलिटी इत्यादि से बिजनेस को ऑनलाइन, वो उसी से संबंधित ही है, उसका चार्ट है। अंत तक जुड़े रहिएगा भैया, बड़े मुश्किल से प्रश्न ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन क्यों विवादास्पद माना जाता है? 42वां संविधान संशोधन क्यों विवादास्पद माना जाता है? ए, आपातकाल में लागू हुआ। बी, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। सी, न्यायपालिका की शक्तियां कम कर दी गई। या डी, उपर्युक्त सभी। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न भले ही 10 है लेकिन पूरा दिन लग जाता है, और यकीन मानिए कि आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, किसी भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे व्यापक तरह से संविधान संशोधन हुए थे। 1976 में आपातकाल के दौरान उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आयरन लेडी, जिनके बचपन का नाम प्रियदर्शनी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न भी मिला इन्हें। उसी समय इन्हीं ये सत्ता में थी, प्रधानमंत्री थी उसी समय 42वां संविधान संशोधन किया गया। और उसी के दौरान मौलिक कर्तव्यों को भी बढ़ाया गया। मौलिक कर्तव्य
जो रूस से लिए गए हैं। पहले 10 थे, अभी 11 हो गए। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। अनुच्छेद 14, 19 और 21 को प्रभावी रूप से निलंबित किया गया था। देश में जब आपातकाल लागू होता है तो मौलिक अधिकारों को निलंबित होता है, और देश में आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1962 में चीन ने अटैक किया, 1971 में पाकिस्तान, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। न्यायपालिका की शक्तियां भी कम कर दी गई संशोधन के जरिए। ठीक है, वही है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़े गए। 5वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख प्रशासनिक अंतर क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख प्रशासनिक अंतर क्या था? ए सिंधु जनतंत्र वैदिक राजा राजा, बी सिंधु नगर नियोजन वैदिक ग्राम आधारित, सी सिंधु युद्ध आधारित वैदिक व्यापार आधारित, डी दोनों युद्ध प्रीति। आपको बताना है इन सभ्यताओं के बारे में। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। जो सिंधु सभ्यता थी वो नगर नियोजन से संबंधित, और वैदिक सभ्यता ग्राम पे आधारित थी। यही होगा, देखते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व। उच्च नगर नियोजन, सड़कें सीधी, जल निकासी की प्रणाली, ईंटों से बने मकान, स्नानागार, ग्रिड सिस्टम आदि इसके मुख्य लक्षण थे। कोई स्पष्ट राजा या शासक वर्ग नहीं मिला, पर उन्हीं से संबंधित बातें हैं ये। मुख्यतः व्यापार और शांतिप्रिय जीवन शैली। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व के बाद। ग्राम आधारित संरचना, जनजाति और गांव, राजा और सभा समिति। चलिए, वही सब बातें उसी के बारे में बताया गया। ऐसे याद भी कर सकते हैं आप। सिंधु शहरों की सभ्यता, वैदिक गांवों की संस्कृति। सिंधु शहरों ऐसे याद कर लेना स्टिक के साथ। सिंधु सभ्यता शहरों की, सा से सिंधु, सा से शहरों। बची दूसरी वैदिक, वो गांवों के लिए। वैदिक में वाह आता है, गांवों में भी वाह है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ईएनएसओ किससे संबंधित है? ईएनएसओ किससे संबंधित है? तटीय सुरक्षा से, बी वैश्विक तापमान से, सी मानसून चक्र से, डी भूकंप से। ईएनएसओ किससे संबंधित है? तटीय सुरक्षा, वैश्विक तापमान, मानसून चक्र, भूकंप। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप भेजिएगा, शेयर करिएगा, और अपने आसपास जिसके जिनके साथ भी आप बैठ के कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनसे प्रश्न पूछिएगा इनसे संबंधित। बहुत मुश्किल है कि रेयर केस में भी जवाब दे सकते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी मानसून चक्र। क्या होता है जान लेते हैं। ईएनएसओ अल्नीनो साउथर्न ऑस्किलेशन। ईएनएसओ एक समुद्री और वायुमंडलीय परिघटना है जो प्रशांत महासागर में घटित होती है, और इसका सीधा प्रभाव वैश्विक मौसम मौसम प्रणाली और विशेष रूप से भारतीय मानसून पर पड़ता है। ईएनएसओ के मुख्य घटक अल्नीनो क्या होता है जान लेते हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में समुद्र सतह के तापमान का असामान्य रूप से बढ़ना, इसका परिणाम भारत में कम वर्षा होगी और सूखा पड़ सकती है अगर अल नीनो का प्रभाव होगा। दूसरा है अल नीना, समुद्र सतह के तापमान का सामान्य से कम होना। इसमें क्या होगा, भारत में अधिक वर्षा होगी और बाढ़ आने की संभावना है। साउथर्न ऑसिलेशन, प्रशांत महासागर के दोनों छोरों के बीच वायुदाब में परिवर्तन, यह बताता है कि अल नीनो या अल नीना की स्थिति कितनी प्रभावी है। ईएनएसओ और मानसून चक्र। ईएनएसओ का भारतीय मानसून पर गहरा प्रभाव होता है। अल नीनो जो होता है वो कमजोर मानसून, और अल नीना मजबूत मानसून। भारत सरकार और मौसम विभाग ईएनएसओ को मॉनिटर करते हैं ताकि मानसून की भविष्यवाणी की जा सके। अगला प्रश्न है 7वां, यूनियन बजट 2025-26 में कर मुक्त आय सीमा क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, जो कोई टैक्स नहीं लगेगा इतनी आय तक, वो उसकी बताना है आपको। 7 लाख, 12 लाख, 12.75 लाख, 15 लाख। इस प्रश्न का शायद आप लोगों को सही जवाब पता होगा। ऑप्शन सी सही है, 12.75 लाख। ये था 12 की। वित्त मंत्री ने 2025-26 में नई कर प्रणाली के तहत एक बड़ा बदलाव किया है। 12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, क्योंकि सेक्शन 87A के तहत पूरी तरह से टैक्स रिबेट मिलती है। सैलरी प्राप्त करने वालों के लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डेडिकेशन डेडुकेशन लागू होती है, जिसे प्रभावी रूप से 12.75 लाख तक की आय कर मुक्त हो जाती है। 8वां प्रश्न,
ऑपरेशन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, सैन्य हथियारों का परीक्षण। बी, नागरिकों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन तैयारी का अभ्यास। सी, विदेशी आतंकवादियों से मुकाबला। डी, अंतरिक्ष कार्यक्रम का अभ्यास। समसामयिकी के भी प्रश्न हैं, इतिहास के भी हैं, है 10 ही प्रश्न है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सभी सब ज्यादातर सब्जेक्टों को कवर किया जा सके। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। आपने देखा होगा 7 मई को पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया था ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। वही है देखो, 7 मई 2025 को भारत के 244 जिलों में आयोजित सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की नहीं पूरे, देखा होगा व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बताया गया था इस घटना के बारे में। उसी दिन हमने अटैक किया था पाकिस्तान पे, 9 ठिकानों पे पाकिस्तान के जहाँ पे आतंकवादी रहते थे, पहलगाम हमले के विरोध में। ठीक है, यही था हालात पहलगाम हमले आतंकी प्रहल से संबंधित। एयर रेडर सिस्टम, माफी चाहूंगा। कार्यक्रम का नाम है ऑपरेशन अभ्यास सिविल डिफेंस। कुल कवरेज 244 जिलों में विधानसभा पद अभ्यास। ठीक है, वही सब बातें हैं। 9वां प्रश्न है, 2025 में किस राज्य ने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की घोषणा की है? 2025 में किस राज्य ने पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की घोषणा की है? ए, तमिलनाडु। बी, महाराष्ट्र। सी, केरला। डी, गोवा। आपको बताना है, अंत तक जुड़े रहिएगा, मैंने एक शेर भी सुनाया है अंत में। चलिए, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। मुझे तो ये लगता है केरला भारत में ही, भारत से बाहर है, क्योंकि हर मामले में ये अलग ही नजर आता है। केरल, जहाँ पे राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल आधिकारिक फल कटहल, ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ भी पाए जाते हैं। केरल के बारे में कहा जाए, यहाँ का जो लोक वो शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम और कथकली। केरल में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। केरल में साक्षरता दर भी है सबसे ज्यादा। केरल जहाँ पे चेर और चूल राजाओं ने राज्य किया है। बल्लम फेरी नावें चलती हैं। टेपियोका नामक खाद्य पदार्थ खाया जाता है। 2025 में केरल सरकार ने घोषणा की कि वह राज्य के सार्वजनिक परिवहन को पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक बसों से संचालित करेगी। यह भारत का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो सार्वजनिक परिवहन में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाएगा। पर्यावरण का संरक्षण होगा, डीजल बचेगा, पेट्रोल वाहनों से जो प्रदूषण में कमी होगी, कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी। स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा, बिजली आधारित परिवहन से ध्वनि और वायु प्रदूषण में कमी, ऊर्जा की बचत, बिल्कुल सही है। नवीन रोजगार, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सेवा, नवीन रखरखाव। आपने हमें सुना। अभी तो 10वां प्रश्न है। 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में पहला नेट जीरो जोन स्थापित किया है? 2025 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में पहला नेट जीरो जोन स्थापित किया है? ए, कृषि क्षेत्र में। बी, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। सी, औद्योगिक क्षेत्र में। डी, पर्यटन क्षेत्र में। अंत तक जुड़े रहिए, आपने 10 प्रश्न। और आपको और भी जानकारी, मेरे पिछले वीडियो भी आप देखिएगा, वो भी बड़े बेहतरीन है। हर वीडियो में एक से एक बेहतरीन प्रश्नों का समावेश किया है मैंने। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, औद्योगिक क्षेत्र। क्या होता है? भारत में पहला नेट जीरो औद्योगिक क्षेत्र है। नेट जीरो का मतलब क्या है, जान लीजिएगा। नेट जीरो का मतलब है कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से शून्य करना, या उत्सर्जित गैसों को इस कदर कम करना कि वातावरण में उत्सर्जन या अवशोषण बराबर हो जाए। नेट जीरो जोन वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां सभी उद्योग और गतिविधियां पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संचालित होती हैं। भारत सरकार की पहल है ये। भारत सरकार ने पहली बार औद्योगिक क्षेत्र में नेट जीरो जोन की स्थापना की है। वही वाली बात, उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक पहुंचाना, स्वच्छ टिकाऊ उत्पादन को बढ़ाना, उद्योगों को सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसी नवीनीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा को प्राप्त करनी होती है। साथ ही जल पुनर्चक्र, कचरा प्रबंधन और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, कार्बन रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। महत्व भारत की नेट जीरो बाई 2070 कार्बन न्यूट्रलिटी। 2070 तक हम कार्बन जो उत्सर्जन में 0% पे आ जाएगा हमारे देश का। अभी कार्बन उत्सर्जन में उस देश के बारे में पढ़ा है, क्या नाम है, भूटान। वहां पे है जीरो कार्बन उत्सर्जन। भूटान, राजधानी थिम्पू, बिजलियों की गड़गड़ाहट वाला देश, लैंड ऑफ द थंडर बोल्ट, भूटान के बारे में कहा जाता है। भूटान
यहाँ पे एक भी सिनेमा घर नहीं है। जिग्मे खेसर वांग्यांगचुंग वहाँ के राजा है। भारत के औद्योगिक वैश्विक स्तर पर वही सब बातें हैं। भारत में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र अहमदाबाद गुजरात में और संगोली महाराष्ट्र में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया है। ये 10 प्रश्न थे। ये आपके लिए 4 लाइनें बड़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा ले आपको भी सुना दूं। तुमने चाहा चाहा ही नहीं ये हालात बदल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं ये हालात बदल सकते थे। तुम्हारे आंसू मेरी आंखों से भी निकल सकते थे। तुमने चाहा ही नहीं ये हालात बदल सकते थे। तुम्हारे आंसू मेरी आंखों से भी निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह। बस दरिया बनते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए भी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।